क्या नाम होगा? अगर नाम में अभी कंफ्यूजन हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अभी ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक तुम पढ़ोगे जो तुम्हारी दूसरी वाली वॉल्यूम है उसके फर्स्ट चैप्टर में, तब तुम्हें और समझ में आ जाएगा ऑर्गेनिक। बट टोटल कार्बन तो सबको दिख रहे होंगे ना, कितने हैं? 4। 4 कार्बन के लिए तुमने पढ़ा होगा 10 पे ब्यूट वर्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे, इसीलिए मैं कहूँगा ब्यूट 2 और डबल बॉन्ड की ये। बाकी जब मैं तुम लोग को IUPAC नेमिंग समझाऊंगा तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल है ब्यूट 2E, और इसमें तुम्हें काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो तुम इस मॉलिक्यूल को फिर से सही से लिख लो। सही से लिखने का मतलब है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जो है उसे जोड़ के दिखा दो बॉन्ड से। नहीं तो तुम 11th क्लास में हो, इतना टाइम लगेगा भी नहीं तुम्हें। कैसे? इसके साथ कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। तीनों सिग्मा होंगे, तो 3 सिग्मा यहाँ पे, ये तुम्हें दिख रहा है सिग्मा ही है। 4, इसके साथ एक 5, इसमें एक 6, इसके साथ 7, 8, 11। समझ में आया सबके? तो कहोगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं? कोई डाउट किसी को? अगर हो तो बताओ, फिर मैं इसे ओपन करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो तो इसे रफ करते हैं। बस एक लास्ट मॉलिक्यूल और दे रहा हूँ, सही आंसर दे देना, सो दैट आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करें। बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, बट कोई नहीं। अब एक मॉलिक्यूल तो मैं ऐसा भी दे देता हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसा भी आ सकता है। कर लेते हैं इनकी सही से प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे तुम लोग नहीं कर पाओगे फिर। इसमें देखो, इसमें जल्दी कर लेते हैं। 3 सिग्मा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 3, 15 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? 15। एंड पाई 1। पागल हो? डबल बॉन्ड 2 जगह दिख रहे हैं? यस सर। दोनों में एक पाई होगा ना? पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। अब ये जो तुम्हें मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसमें समझ में आ रहा है कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई हैं? 2 पाई है, 3 सिग्मा। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पीछे तक आवाज आ रही है सबको? ये मॉलिक्यूल जो है ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये एल्कीन है। क्या है? अब तुम कहोगे सर हमें तो कहीं ना कार्बन दिख रहा है इसमें, ना हाइड्रोजन दिख रहा है, ये एल्कीन कैसे है? तो ये एल्कीन के स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? जिसमें कि हम एटम्स नहीं दिखाते, सिर्फ लाइनें खींचते रहते हैं। जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसका मतलब होता है इथेन। क्या होता है? इथेन। अब इसका मतलब इथेन कैसे हुआ? एक लाइन में ये मान लिया जाता है कि जहां पे इसका एंड है, जहां पर इसका एंड है वो पॉइंट कार्बन है। कौन है? कार्बन। अब कार्बन होगा तो अकेले तो होगा नहीं, हाइड्रोजन भी होंगे, तो अपने आप माना जाएगा कि इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन है? 3। इसके पास भी कितने हैं? 3 ही क्यों है? 4 क्यों नहीं है हाइड्रोजन? कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो आपस में भी तो एक बॉन्ड से जुड़ गया। तो अब हर एक कार्बन के अगर 4 पूरे होने तो 3 ही है, तो हाइड्रोजन चाहिए। अब बताओ कितने तुम्हें इसमें सिग्मा दिख रहे हैं? 7। 3, 6 दिख गया। अब इसको देखो, कोशिश करो देखने की, ऐसे जैसे ऊपर वाला है। क्या लगाओ यहाँ पे? ये लगाओ लोगे तुम, ठीक है। रफ में अपने आप ऐसे ही करोगे, तुम्हें तो ऐसे मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ पे कार्बन लगाओगे, ये भी क्या है? ये भी। तो मैंने क्या कहा, जो एंड का पॉइंट होता है वो कार्बन होता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में जहाँ पे भी तुम ऊपर नीचे ऐसे कुछ जाता हुआ दिख जाए तो ऊपर वाला सिरा नीचे वाला सिरा सब कार्बन ही होते हैं। तो कितने कार्बन है? ठीक है। अब कार्बन है, इनके साथ में हाइड्रोजन भी होंगे। इसके साथ कितना होगा? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड तो पूरे ही है ना। टोटल 4 हो गए इसके। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। तो इसको कितना हाइड्रोजन दे दो? बढ़िया, 1। इसको कितना दे दो? 1। सही है। इसको 2। बहुत सही। अब काउंट कर लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिग्मा 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड 9 पाई बॉन्ड 2। अब अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आएगा कर लोगे ना? यस सर। नोट
रिवाइज, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, हाइब्रिडाइजेशन को तुम हिंदी में क्या पढ़ोगे, ये होता है क्या है और केमिस्ट्री में इसका कहाँ पे यूज है, उसको समझने के लिए तुम्हें एक एग्जांपल लेना होगा मीथेन का। इसका मीथेन में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। फिर इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। किस पे, और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके समझने के बाद ही तुम्हें ये समझ में आएगा। देखो, कोई भी थ्योरी अगर डेवलप होती है, किसी भी थ्योरी का अगर विकास होता है, डेवलप होती है वो थ्योरी, तो क्यों होती है, क्योंकि पहली वाली थ्योरी में कुछ कमी होती है। पहली थ्योरी में कुछ कमी होती है तभी तो दूसरी थ्योरी आती है। अगर अब जैसे तुमने पढ़ा है कि इस समय जो हम परमाणु संरचना पढ़ते हैं वो कौन सी है, क्वांटम। तो उसमें कोई कमी अभी तक नहीं निकल रही या कोई नहीं निकाल पा रहा है, तभी तो हम उसे ही पढ़ते जा रहे हैं। मान लो 10 साल बाद जो और दूसरे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तब तक एक नई थ्योरी आ गई हो जिसने किसमें कमी निकाल दी हो, क्वांटम मॉडल में। तो वो एक नई थ्योरी आ चुकी होगी, वो बच्चे उसे पढ़ रहे होंगे। बट अगर नहीं आएगी जब तक, तब तक उसे ही पढ़ना होगा। तो कोई भी एक अगर नई थ्योरी डेवलप होती है, दैट मीन्स उससे पहली वाली थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी थी, ठीक है, वो थ्योरी फेल हो गई। इस थ्योरी का जो डेवलपमेंट हुआ था वो कहीं ना कहीं हुआ था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से। किससे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैसे बेसिक बातें तुम लोगों को पता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो दो टाइप की फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्सेज अगर स्ट्रांग है तो दे कंबाइन, रिपल्सिव फोर्सेज अगर स्ट्रांग है नॉट कंबाइन। कंबाइन होगा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, बॉन्ड बनेगा, कंबाइन नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। उससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके कौन से ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, ये बताओ। बाहरी वाले, बढ़िया। बाहरी वाले भी कौन से ऑर्बिटल, अब बाहर मान लो 3 ऑर्बिटल हैं बाहर की तरफ, जैसे बाहर p ऑर्बिटल है, बाहर जो है वो p वाला सब शेल है, ऑर्बिटल तो नहीं, ऑर्बिटल उसके अंदर जो होते हैं उसे कहते हो तुम। तो p के ऑर्बिटल में बोलता हूँ कि आउटर मोस्ट में p के ऑर्बिटल्स हैं। अब p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि उन 3 में से कौन कंबाइन करेगा। बढ़िया, ये आंसर है, जो हाफ फिल्ड होगा, जो कैसा होगा, आधा खाली होगा। एक एटम का आधा खाली ऑर्बिटल दूसरे के आधे खाली ऑर्बिटल से जुड़ता है, दोनों पूरे हो जाते हैं। यह है मेन कॉन्सेप्ट किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। बात समझ में आ रही सबके। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना था कि जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो दोनों एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल हैं, वैलेंस शेल, उनके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, कौन से वाले, दे विल कंबाइन, तब बॉन्ड बनेगा। अब अगर मैं इस थ्योरी का यूज करता हूं और तुम्हें समझाने जाता हूं किसको, CH4 को। किसको, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन की। कार्बन ही तो सेंट्रल एटम है। इसका मतलब इस समय कार्बन, अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो कार्बन के पास में कितने ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने चाहिए, 4। अगर किसी को एक बॉन्ड बनाना है तो एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा, 2 से जुड़ना है तो 2 हाफ फिल्ड होने चाहिए, 3 बॉन्ड बनाना है तो 3 हाफ फिल्ड, 4 बनाना है तो 4। यही तो टॉपिक है। तुमने कभी ये सुना है कि हाइड्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है अकेले, या 2 बनाता है, कभी 2 बनाते हुए भी सुना है इससे? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ये 1s1 होता है। सिर्फ इस पे एक s ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो हाफ फील्ड है, तो इसीलिए हमेशा ये एक के साथ और जुड़ के एक ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन ऑक्सीजन को तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, क्योंकि उसके p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 4 होने का मतलब है 1 2 3 4, कितने हाफ फील्ड हैं, सही है ना। इसलिए तुम देखोगे कि ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इधर जोड़ लेता है, किधर वाटर बन जाता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन की। तुम्हारे सामने कार्बन तुम्हें दिख रहा है कि मीथेन बना हुआ है, दैट मींस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इस समय कार्बन के पास में कितने ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने चाहिए, 4। देखते हैं इस पे है या नहीं 4 ऑर्बिटल। कार्बन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p2, सही है इतना। इससे तो हमारे कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इससे भी नहीं है।
किससे लेना देना है? आउटरमोस्ट से। तो आउटरमोस्ट कौन सा है तुम्हारा? 2p, यही है। और 2p में हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने हैं? 2। दोनों हाफ फील्ड हैं, ये बात ठीक है, बट है तो 2। बॉन्ड कितने बना रहा है? ये तो गड़बड़ है, नहीं है? जो अब तक हम सोच रहे हैं, जो अब तक हम पढ़ कर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बात कहीं से भी सही नहीं है। अगर सही होती तो इसको बनाना चाहिए था CH2। क्या बनाना चाहिए था? 2 ऑर्बिटल खाली हैं, दोनों एक एक से जुड़ जाते, ये दोनों पूरे भर जाते। बात समझ में आ गई? लेकिन CH2 नहीं बनाता, ये CH4 बनाता है। अब इसी को समझाने के लिए मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। क्या? तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन और संकरण पढ़ोगे तुम, तब तुम समझ जाओगे कि कैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है जबकि बनाना कितना चाहिए था? 2। और कैसे CH4 तुम्हारा फॉर्म होता है। तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी डेफिनेशन समझाऊं हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन सिंपल है, ये होती है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी to give equal number of, NO का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, चलो ये जो डेफिनेशन है इसको जरा समझ लेते हैं पहले। क्या कहा गया है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये होती है मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब मिश्रित होना, मिक्स होना एक दूसरे में। कौन मिक्स होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब परमाणु कक्षक। इतनी बात समझ में आ गई? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आगे देखो, ऑफ नियरली सेम एनर्जी। नियरली सेम एनर्जी का मतलब क्या है? अगर मैं कहता सेम एनर्जी, तब तो मतलब एक जैसी एनर्जी हो गई। नियरली सेम एनर्जी का मतलब है लगभग, मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, उनकी एनर्जी लगभग कैसी हो? क्या सेम होगी? नहीं, लगभग सेम होगी। मतलब मान लो जिसे कहता है ना 19-20 का अंतर हो, एक की एनर्जी मान लो 4.5 है तो दूसरे की 4.3 हो, तो वो आपस में मिक्स होंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें मिलेगा क्या? टू गिव इक्वल नंबर ऑफ, अब कौन से ऑर्बिटल्स मिलेंगे? हाइब्रिड। मिक्स कौन हुआ था? इन वर्ड्स पे ध्यान दो। देखो डेफिनेशन तुम अगर जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करोगे, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारा फायदा किससे होने वाला है? समझने से। लिखा था सब कुछ है, तुम बाद में कभी भी देख भी सकते हो, लेकिन समझ लो कि ओवरऑल ये डेफिनेशन कहती क्या है कि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा। कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का? जिनकी एनर्जी नियरली सेम होगी। मिक्स होने के बाद तुम्हें उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। उतने ही का मतलब मान लो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए थे, कितने? तो तुम्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने मिलेंगे? मिक्स कितने हुए? 4, मिले कितने? जो मिक्स हुए थे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, जो मिले 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? जो मिक्स हुए थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी नियरली सेम थी, लगभग, लेकिन जो मिले हैं ना तुम्हें, उनकी इक्वल है। 4 ऑर्बिटल्स अब जो तुम्हें मिले हैं ना हाइब्रिड, उनमें थोड़ा सा भी अंतर, चारों की एनर्जी क्या है? बस यही प्रोसेस कहलाता है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको समझ में आया क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, मिल जाते हैं मतलब जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद फिर से तुम उतने ही, ऐसा समझ लो कि कोई जादू हो रहा है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए, ठीक है, मिले, और 4 फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल आए बाहर। जो मिले थे उनकी एनर्जी नियरली सेम थी, अब जो इनमें से 4 बाहर निकले हैं उनकी बिल्कुल इक्वल है। समझ में आ गया? जब वो मिलकर निकलते हैं, जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं ना, उनकी एक फिक्स संरचना भी होती है। उनकी क्या होती है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो एक एस है अलग, 3 पी है, ठीक है, फिर ये मिल गए। मिलने के बाद अब तुम्हें कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 4, क्योंकि मिले कितने थे? एक एस 3 पी,
और वो जो 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी एक फिक्स ज्योमेट्री होगी जो कि कुछ इस तरीके से होगी। अभी मैं तुम्हें इसी का समझा रहा हूं। 1 2 3 4, देख रहा बढ़िया से स्ट्रक्चर है। लेकिन मिलने से पहले ये अलग अलग थे सब, अब ये सब एक साथ हो चुके हैं और इन चारों की एनर्जी भी क्या है, सेम। देखो ये थोड़ा छोटा हो गया, 3 बड़े हो गए, लेकिन सब बराबर ही होते हैं। और फिर इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो सब में क्या है, और इसके साथ कौन जुड़ने आ गया, हाइड्रोजन। अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ आ गया जुड़ने, हाइड्रोजन। ये कौन, किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बन की। एंड देन तुम्हें प्राप्त हो गया मीथेन। चलो मैंने बता दिया ये 4 जुड़ गए, 4 कैसे जुड़े वो भी हम समझते हैं। चलो अभी सिर्फ डेफिनेशन पे वापस हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन तुमसे कोई कहता है तो तुम क्या बताओगे कि हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग होती है किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, और उसके बाद में हमें उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं जिनकी ऊर्जा बराबर होती है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो समझाने जा रहा हूँ वो है, पहले मीथेन का ही एग्जाम्पल समझाऊंगा। किसका, मीथेन का। हमें क्या समझना है कि मीथेन में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे 4 बॉन्ड बना लेता है। CH4, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। लिख लो कितना एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p2। ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ना, ये मिक्स होंगे, 2s और 2p। अब तुम में से कोई पूछे मुझसे कि सर 1s में ऐसी क्या दिक्कत है, 1s से मिक्स हो जाए इनके साथ में, थोड़े ज्यादा ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। अगर अभी 4 बॉन्ड बन रहा है तो हो सकता है 6-7 बना लेगा कार्बन। मैं तुमसे कहा कि जो मिक्सिंग कराने में तो मैं जा रहा हूँ उसमें 2s और 2p को ले रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है 1s को क्यों नहीं ले रहा हूँ, कोई बताएगा, बताओ। नहीं, पूर्ण तो बच्चे 2sp है, 2sp पूरा कंप्लीट है, देखो फिर भी मैं इसको ले रहा हूँ। इसके साथ मिक्स करने के लिए मैंने 2s को ले लिया। ये एक तरह से कहीं ना कहीं पार्सिलिटी नहीं हो गई, 1s के साथ में भेदभाव हो रहा है, इसके साथ में हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं बताओ। पहले वाले में 2 होते हैं, उसके वाले बाद वाले में 4, इसलिए तुम कह रही हो कि वो 4 वाले को ले रहे हैं। थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अभी भी मजा नहीं आया इस आंसर में, थोड़ा कुछ और। मेरी बात पे ध्यान दो, मैंने कहा था कि जो कंबाइन होंगे, जो मिक्स होंगे, उनकी एनर्जी लगभग और लगभग सेम पता कैसे चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या से, मुख्य क्वांटम। तुम जरा देखो 2s की मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, 2p की भी 2 है नहीं है, तो लगभग समान हो गए, नहीं हो गए। s और p अलग अलग है, समझ में आता है, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या दोनों का सेम है। दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही एनर्जी बताता है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि 2s और 2p की एनर्जी नियरली सेम होगी। ठीक है, इसीलिए हम किसको ले रहे हैं, 2s 2p को। 1s तो बहुत अलग हो गया ना, 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 1, उसकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम इनके साथ में ले ही नहीं सकते। जो रूल है हाइब्रिडाइजेशन का वो यही कहता है ना कि कॉम्बिनेशन या मिक्सिंग से तुम उनकी ही करा सकते हो जिनकी एनर्जी नियरली। ठीक है, तो अब हम देखो क्या लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट। और एक वर्ड दूसरा आता है बच्चे इसमें, एक्साइटेड स्टेट। इन 2 वर्ड्स पे ध्यान देना है। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड का मतलब भाई ग्राउंड स्टेट का मतलब इनके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है जहां पे ये रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस अवस्था में रहता है वो उसका ग्राउंड स्टेट है। तो फिर एक्साइटेड स्टेट क्या है, कभी ऊर्जा मिल गई या कुछ हो गया उसके साथ में, तो वो अपनी वाली अवस्था को छोड़कर इधर उधर चला जाता है। इधर उधर जहाँ पे भी जाता है ना, वो उसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। क्या हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना तो चलता ही रहता है एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम जहाँ पे रहते हैं वो उनका ग्राउंड स्टेट समझ लो। और उसके बाद में जब उनको एनर्जी मिल जाती है या कभी कम भी हो जाती है, तो जहाँ पर जाते हैं वो क्या होगी, मेनली मिलती है एनर्जी, तो एक्साइटेड स्टेट हो गया। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। अब ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में जो जैसा होता है वैसे उठा के लिख लेते हो।
तो 2s लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे 2s, और क्या लिखोगे 2p। इनको क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इन्हीं का तो कराना है ना तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन। एक तो 2s का 2p का। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है देखो, यहाँ पे देखो 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर लें, 1 2। इसमें कितने 2 1 2, ये तो ऐसे ही होंगे। कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, खत्म। इतना ही करना होता, कुछ नहीं, जो यहाँ पर है वैसे ही तुम यहाँ पे दिखा दो, ये है तुम्हारी ग्राउंड स्टेट। इसमें कोई दिक्कत। अब आ जाओ एक्साइटेड स्टेट पे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना कहीं से कूदकर कहीं जाता है, कहीं से कूदकर, जनरली जंप करके वो वहीं से जाएगा जहां पे दो एक साथ हैं। जो 2 एक साथ हैं वहां का एक इलेक्ट्रॉन वहां से कहीं और चला जाएगा। तो तुम देखो कि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक है, इसमें भी एक है, सिर्फ 2 इसके पास हैं, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर जाएगा। कहां पर, जो बिल्कुल खाली है, उनके साथ ही चला जाएगा जिनमें एक एक है, तो उनके साथ ही जाना होता है, तो अपना इसको क्यों छोड़ता है वो। तो कुल मिला के ऐसा समझो कि इसे खाली जगह दिख रही थी, वहां चला गया। ये जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, यही तो कहलाता है एक्साइटेशन, एक्साइट होके जा रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें एक्साइटेड स्टेट में मिलेगा क्या, जो तुमने इस तरीके से दिखाया हुआ यहाँ पे दिखा दो। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2p में कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, ये क्या हो गया 2p। और अब ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ये जो नीचे लाइन दिख रही है तुम्हें, इस तरीके से, मतलब अब एक तरह से कंबाइन हो रहे हैं। बुक में कभी कभी ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं, इसका मतलब यही है कि अब क्या हो चुका है, कितने ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन हो चुके हैं, 4। एक s का 3 p के, कंबाइन होने के बाद तुम्हें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले होंगे, जो इस तरीके से दिखाई देंगे, 1 2 3 4। अब होता क्या है, इसे जरा ध्यान से समझो वरना कंफ्यूज होते रहोगे, क्योंकि मैं कई बार कंफ्यूज होता था। पी का शेप कैसा होता है, डंबल होता है ना। कितने पी के ऑर्बिटल हैं, 3। तो अगर देखा जाए तो ऐसे वाले ही 6 होने चाहिए थे, नया सन में। एक पी ऐसा है, दूसरा पी भी ऐसा ही मान लो, और तीसरा भी ऐसा ही, तो ये सब जुड़ेंगे भी, तो मुझे कुछ ऐसे तो मिलना चाहिए। तो 6 तो पी के ऐसे मिल जाने चाहिए थे, और एक एस का भी है, वो भी कहीं साइड से दिख जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हें सिर्फ कितने ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, 4। तो होता यह है कि जब P किसी से कंबाइन हो जाता है तो उसका एक हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है और एक हिस्सा बहुत, तो ऐसा समझो कि ये P जो है ये हाइब्रिडाइजेशन कर चुका है, तो इसकी ना हालत कुछ इस तरह से हो जाएगी। समझ में आ रहा है, एक हिस्सा जो था तो ये दोनों बराबर थे ना, ऊपर के और नीचे के, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ये हिस्सा मान लो बहुत बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, और दूसरा वाला बिल्कुल छोटा सा हो गया। क्लियर है, तो उसको हम दिखाते नहीं है, चाहो तो तुम दिखा सकते हो कि यहाँ पे दिखा दो छोटा सा, कि यहाँ पे दिखा दो, बट इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं कई बार इसे दिखाऊंगा ही नहीं। अब समझ में आ गया। अब ये जो तुम्हारे स्ट्रक्चर है, इसमें देखो सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना सब पे एक एक। अब इसके साथ हाइड्रोजन आ गया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एस के अंदर होता है, तो मैं गोल बना देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन का, एक यहाँ पर और एक, और टोटल इस तरीके से ये कौन है, कार्बन। कितने हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, 4। किसका स्ट्रक्चर बन गया, मीथेन का। एंगल कितना है, वही है जो बताया था कभी, इस तरीके से आता है ये एंगल। समझ में आया। तो अब तक जो तुम 10th क्लास में मीथेन को ऐसे ऐसे क्रॉस करके बना देते थे, ये उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, जिसको अगर मैं तुम्हें क्या कहते हैं, वैसे तो मैंने एक दिन समझाया भी था तुम लोग को पेन की हेल्प से, कि अगर हम इनको ऐसे समझना चाहें तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसे अगर तुम 3D में देखोगे तो देखो कैसा होता है, ये इस तरीके से, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पे कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन 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 है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक हाइड्रोजन तुम्हारे सामने है तो एक जस्ट पीछे हो जाता है, एक ऊपर एक इधर की तरफ। एंगल कितना है ये, 109 डिग्री 28 मिनट। कार्बन है
तो ये जो 4 हैं ये ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान रखो। पहले ऑर्बिटल ही तो हैं, फिर यहाँ पे कौन आके जुड़ गया, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। समझ में आ गया। एंड देन हमें क्या मिल जाता है, मीथेन। और इस संकरण का नाम होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ते हैं, मार्कर कहाँ गया, चलो लिखो, नोट करो इससे। sp3 नाम क्यों दिया है बताओ जरा। इस संकरण को हमने क्या नाम दिया है, sp3। क्यों बोल रहे हैं sp3, क्योंकि एक s है 3 p है। इसे हटाओ ना, कंफ्यूज हो जाओगे।